कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां वो होती हैं जो हमें वक्त से पहले नहीं दिखती। एक मोड़, बस एक गलत मोड़ आपकी पूरी दुनिया बदल देती है। ये कहानी है एक ऐसे मोड़ की जहां से कोई वापस नहीं लौटा। वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों से ढका एक इलाका। सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती हैं और सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसें भारी लगने लगती हैं। इसी जंगल की एक चट्टान पर दो युवक, एम्बर और डैनियल, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। ऊपर चढ़ते हुए डैनियल एक रस्सी पर लटक रहा होता है, जबकि एम्बर उसे ऊपर खींच रही होती है। उन्हें वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, लेकिन कुछ है, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ है। किसी की नजरें उन पर जमी हुई है, कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। डैनियल कुछ सुनता है। तूने कुछ सुना? वो ऊपर देखता है। एम्बर कहती है शायद कोई जानवर है। अगले ही पल एक तीर आकर डैनियल की छाती में धंस जाता है। वह दर्द से चिल्लाता है और रस्सी से झूलता हुआ नीचे गिर जाता है। एम्बर चीखती है और इधर उधर देखने लगती है। अचानक कोई झाड़ियों से दौड़ता हुआ आता है। सिर्फ उसकी परछाई दिखती है, लंबा टेढ़ा मेढ़ा शरीर, अजीब सी चीख और तेज कुल्हाड़ी। एम्बर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे बालों से पकड़कर घसीटता है। उसकी चीखें जंगल में गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। क्रिस फ्लिन, एक 26 साल का मेडिकल स्टूडेंट, वर्जीनिया के रास्ते से होते हुए रिचमंड में अपनी इंटरव्यू के लिए निकलता है। साफ कपड़े, बैकपैक और उसकी छोटी सी कार। वो म्यूजिक सुनते हुए चल रहा है, लेकिन आगे जाकर रास्ता बंद है। एक ट्रक से केमिकल लीक हो रहा है और हाईवे जाम है। क्रिस गाड़ी रोककर पूछता है, कितनी देर लगेगी? जवाब मिलता है, 3-4 घंटे तो कम से कम। क्रिस परेशान हो जाता है। उसकी इंटरव्यू का वक्त नजदीक है। वो अपनी कार घुमाता है और पास के एक पुराने नक्शे को देखकर एक वैकल्पिक रास्ता चुनता है। एक सुनसान, सकरा, टूटा फूटा रास्ता जहाँ कोई आता जाता नहीं। वहीं जंगल के भीतर दूसरी ओर 5 दोस्त, जेसी, कार्ली, स्कॉट, इवान और फ्रेंसिन, कैंपिंग के लिए आए हुए हैं। वो हंसते खेलते जंगल में एक खुली जगह पर बैठकर म्यूजिक सुन रहे हैं, चिप खा रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, कुछ अजीब आवाजें आती हैं। टहनियां टूटती हैं, सूखी पत्तियां सरसराती हैं। स्कॉट कहता है शायद कोई हिरन है, लेकिन कोई दूर से उन्हें देख रहा है। अगले दिन सुबह क्रिस उसी जंगल वाले रास्ते से अपनी कार में तेजी से जा रहा होता है। उसकी नजर नक्शे पर होती है। अचानक उसकी गाड़ी एक खड़ी हुई वैन से टकरा जाती है। टायरों से धुआं उठता है। क्रिस तेजी से बाहर आता है। वह देखता है कि वैन के टायरों में कांटेदार तार फंसा हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर लगाया हो। वह चिल्लाता है, कोई है? अगले ही पल जेसी, स्कॉट और कार्ली झाड़ियों से निकलते हैं। स्कॉट गुस्से में पूछता है, क्या तुमने हमारी गाड़ी को मारा है? क्रिस उन्हें शांत करता है, सॉरी, मैं देख नहीं पाया, हमारा फोन भी काम नहीं कर रहा। जेसी कहती है, शायद कोई नजदीकी जगह हो जहां से मदद मिल सकती है। अब ये सभी 6 लोग एक साथ हो जाते हैं और जंगल के भीतर पैदल चलकर मदद ढूंढने का फैसला करते हैं। करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद उन्हें एक पुराना सड़ा गला केबिन दिखता है। टीन की छत, टूटी खिड़कियां और एक बदबू जो नाक में चुभती है। कार्ली कहती है, जंगल तो बहुत ही डरावनी है। वो अंदर जाते हैं। भीतर जाकर उन्हें दिखता है खून से सने कपड़े, इंसानी दांतों से भरे जार, मांस के टुकड़े, बच्चों की गुड्डियां और पुराने जूते। जेसी कहती है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी बाहर किसी की भारी वाहन की आवाज आती है। क्रिस कहता है, कोई आ रहा है। सब चुपचाप छुप जाते हैं। अलमारियों के पीछे, पलंग के नीचे, स्टोर रूम में। दरवाजा खुलता है। 3 खतरनाक विकृत चेहरे, मुंह से झाग निकलता हुआ, चेहरे से अजीब विकृति। कोई सामान्य इंसान नहीं, ये है 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई। जंगल में रहने वाले जन्मजात कुरूप, मानसिक रोगी, आदमखोर भाई। उनके हाथों में खून से सनी कुल्हाड़ी, एक बोरी और एक रस्सी। बोरी में किसी का शरीर होता है। वह फ्रेंसिन के शरीर को टेबल पर पटकते हैं और चाकू से काटते हैं और हड्डियां तोड़ते हैं। ये लोग दबी आवाज में सिसकते हैं और हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। जब रात गहराने लगती है, क्रिस धीरे से स्टोर रूम की खिड़की खोलता है और इशारा करता है, अब भागना होगा। वो सभी दबे पांव निकलने की कोशिश करते हैं। 3 फिंगर को उनके पैरों की आवाज सुनाई दे जाती है। केबिन की खिड़की से जैसे ही क्रिस, जेसी, स्कॉट, कार्ली और इवान बाहर निकलते हैं, झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। अचानक ही 3 फिंगर एक जानवर जैसी चीख मारता है। चारों जंगल में भागने लगते हैं। पीछे पीछे कुल्हाड़ी लेकर भागता है सॉ टूथ, और ऊपर पेड़ों पर एक घुंघराले बालों वाला विकृत चेहरा हंसता है। हर कदम पर टहनियां टूट रही हैं, पैर फिसल रहे हैं, झाड़ियों से कपड़े फट रहे हैं। अचानक एक भाला हवा में आता है और इवान की पीठ में धंस जाता है। उसकी चीख जंगल में गूंज उठती है।
बचे लोग एक सूखे नदी के किनारे छिपते हैं। स्कॉट उनकी रक्षा में आगे खड़ा होता है, हाथ में पत्थर उठाए। वे लोग इंसान नहीं है, क्रिस धीरे से कहता है। रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक एक तीर आता है और 1 इंच से स्कॉट की गर्दन चूक जाती है। जंगल की एक डाल से वन आई नीचे कूदता है और हमला करता है। क्रिस और स्कॉट मिलकर उसे धक्का देकर झाड़ियों में गिरा देते हैं। घने जंगलों में चलते चलते एक जगह आते हैं जहां पर दर्जनों पुरानी टूटी गाड़ियां होती हैं, जैसे किसी ने पिछले कई वर्षों से यात्रियों को मारा हो और उनकी गाड़ियां यहाँ जमा की हो। जैसी कहती है यहाँ तो हजारों लोग फंसे होंगे। वह एक कार के डैशबोर्ड से उन लोगों पुरानी ड्राइविंग लाइसेंस, जूते और बैग, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने निकालती है। यह नरसंहार है और कोई नहीं जानता। जैसी को दूर एक पुराना फायर वॉच टावर दिखता है। अगर हम वहां पहुंच गए तो मदद बुला सकते हैं। सीढ़ियां चरमराती हैं पर चारों ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक टूटा फूटा रेडियो दिखता है। क्रिस बिजली की वायर जोड़ने की कोशिश करता है। टावर की ऊंचाई से उन्हें जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिखता है। ये सिर्फ शिकार नहीं करते, ये जंगल को कंट्रोल करते हैं। रेडियो से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी नीचे से सॉ टूथ और वन आई आकर टावर के नीचे आग लगा देते हैं। टावर के किनारे एक पुरानी रस्सी लटक रही होती है। सबसे पहले जेसी कूदती है, फिर कार्ली। स्कॉट उन्हें नीचे पकड़ता है। क्रिस जैसे ही कूदने लगता है, थ्री फिंगर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसका चेहरा डरावना, जीभ बाहर और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। क्रिस रस्सी से लटकता हुआ नीचे कूदता है और टावर पीछे से आग की लपटों में ढह जाता है। अब चारों झील के किनारे पहुंचते हैं, पर थकावट और डर से कार्ली की हिम्मत टूट जाती है। कार्ली कहती है कि अब मैं नहीं चल सकती। जेसी कहती है बस थोड़ा सा और चलना है। वन आई ने पीछे से आकर स्कॉट को पकड़ लिया, उसे पेड़ से बांधकर तीर से उसकी आंखें फोड़ देता है। कार्ली चिल्ला पड़ती है, लेकिन क्रिस और जेसी उसे जबरदस्ती वहां से खींचकर ले जाते हैं। रात हो जाती है। पेड़ों की छाया में वे एक पत्थर की ओट में छुपते हैं। क्रिस की बाह में जख्म है। कार्ली का चेहरा खून से लथपथ। जेसी कांप रही है। तभी दूर झाड़ियों से हंसी की आवाज आती है, थ्री फिंगर की हंसी, डरावनी, असली और जानवरों जैसी। तीनों एक खुली जगह में दौड़ते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अचानक झाड़ियों से निकलकर कार्ली को पकड़ लेता है। क्रिस और जेसी भागते हुए मुड़कर देखते हैं। थ्री फिंगर ने कार्ली की गर्दन पकड़ रखी है और कुल्हाड़ी उठाता है और एक ही बार में उसकी गर्दन अलग कर देता है। क्रिस अपनी आंखें बंद कर लेता है। जेसी रोते हुए खुद को खींचती है। अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, क्रिस और जेसी। सुबह होने को है। क्रिस और जेसी एक ऊंचे पहाड़ के नीचे छुपते हैं। क्रिस जेसी को देखते हुए कहता है, अब हम खुद को बचाएंगे। हमें इनके घर तक पहुंचना होगा और वहीं इन्हें खत्म करना होगा। एक गाड़ी की आवाज आती है। वे दोनों छुप जाते हैं। थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई एक लाशों से भरी ट्रक लेकर जा रहे हैं। क्रिस कहता है, अब हम उनके अड्डे तक जाएंगे और इस नरक को खत्म करेंगे। सुबह के हल्के उजाले में जंगल कुछ पल को शांत लगता है। पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, लेकिन इस शांति में कुछ घातक छिपा है। क्रिस और जेसी एक चट्टान के पीछे छिपकर दरिंदों की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वो गाड़ी जिसमें इंसानी लाशें लदी हुई हैं। वो अपने अड्डे की तरफ जा रहे हैं। जेसी की आंखों में अब डर नहीं, बदले की आग है। दरिंदों की गाड़ी एक पुरानी जंग खाई आरा मिल में जाकर रुकती है। टूटी फूटी दीवारें, धातु की जंजीरें और हवा में मांस और खून की सड़ी बदबू। क्रिस और जेसी छिपकर देखते हैं। सॉ टूथ एक लाश को उठाकर एक मेज पर रखता है और थ्री फिंगर लोहे की आरी चलाता है। इंसानों की हड्डियों से बनी कुर्सी, खोपड़ियों से भरी अलमारी और दीवारों पर खून से बने चित्र। जेसी कहती है ये किसी नरक से कम नहीं है। रात होते ही क्रिस और जेसी पीछे के टूटे हिस्से से अंदर घुसते हैं। हर कदम पर फर्श चटकता है। वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां बंद पिंजरे हैं और उनमें लाशों के टुकड़े, कुछ सड़ चुके हैं, कुछ ताजा हैं। तभी एक पिंजरे से हाथ बाहर आता है। एक कमजोर आवाज, बचाओ। वो एक लड़की है, एलिजा, जो कुछ दिन पहले यहाँ फंसी थी। एलिजा कहती है, उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। मैं कई दिन से भूखी हूँ। क्रिस चुपचाप ताला तोड़कर उसे बाहर निकालता है। अब 3 लोग हो जाते हैं, क्रिस, जेसी और एलिजा, इस नरक से बाहर निकलने के लिए। थ्री फिंगर की डरावनी हंसी दूर से सुनाई देती है। सॉ टूथ एक लोहे की चेन घसीटते हुए घूमता है। क्रिस जेसी और एलिजा को एक अंधेरे कमरे में छिपाता है और खुद बाहर जाता है। उसके पास एक लकड़ी का डंडा और कुछ कांच के टुकड़े। वो मिल के पुराने कंट्रोल पैनल में कुछ स्विच ऑन करता है। एक पुरानी इलेक्ट्रिक क्रेन एक्टिवेट हो जाता है। सॉ टूथ जैसे ही पास आता है, क्रिस उसे झांसे में फंसाकर क्रेन की चेन में लपेट देता है और उसे ऊपर उठाकर लोहे की आरी की ओर धकेल देता है। सॉ टूथ की शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। थ्री फिंगर को गुस्सा आता है। अब वह झाड़ियों में दौड़ता है और एलिजा को पकड़ लेता है। जेसी पीछे से कुल्हाड़ी उठाती है
और थ्री फिंगर पर वार करती है, लेकिन वह पलटकर उसे जमीन पर पटक देता है। क्रिस आता है, एक लोहे की छड़ी से सीने में घोंप देता है, पर थ्री फिंगर मरता नहीं। वह हंसता है और अपने मुंह से खून उगलता हुआ क्रिस को दबोचता है। एलिजा पीछे से एक तेज चाकू लेकर थ्री फिंगर की गर्दन पर वार करती है। 3 वारों में ही वह लड़खड़ाता है और उसके गले से एक अजीब सी कराह निकलती है। थ्री फिंगर गिर जाता है। अब रह गया है बस वन आई, सबसे मजबूत और सबसे शांत और सबसे घातक। वह ऊपर की बालकनी से क्रिस पर छलांग लगाता है। जेसी को कोने में बंदूक मिलती है। वो ट्रिगर दबाती है, पर गोली नहीं चलती। वन आई क्रिस को पकड़कर उसकी छाती में कुल्हाड़ी रखने ही वाला होता है कि एलिजा एक भाले से पीछे से उसकी आंख फोड़ देती है। वन आई पलटता है, दर्द से तड़पता है और क्रिस लोहे की छड़ को उसके सिर में घुसा देता है। वन आई भी गिर जाता है। उसकी लाश वहीं पड़े सॉ टूथ और थ्री फिंगर के पास गिरती है। तीनों अब एक जलती हुई मिल से बाहर निकलते हैं। क्रिस जलते हुए कमरे में पीछे जाता है और सारे पेट्रोल टैंक फोड़ देता है। एक जोरदार धमाका होता है। पूरी आरा मिल जलकर राख हो जाती है। अब ये दरिंदगी यहीं खत्म हुई। क्रिस थककर जमीन पर गिरता है। सुबह की रोशनी में वे पास के गांव की ओर बढ़ते हैं। एक पुलिस की गाड़ी उन्हें रास्ते में मिलती है। तीनों घायल हैं, बदहवास लेकिन जिंदा। पुलिस अधिकारी पूछता है, तुम लोग उस जंगल से कैसे बच निकले? क्रिस बस इतना कहता है, हमने रॉन्ग टर्न लिया था, लेकिन अब सही रास्ते पर हैं। लेकिन थ्री फिंगर की उंगली हिलती है। वह जंगल अब कुछ शांत दिखता है। पेड़ों के बीच से धूप छनकर जमीन पर गिर रही है। एक नदी बह रही है और उसकी आवाज किसी पुराने गाने जैसी सुकून देती है। क्रिस, जेसी और एलिजा अब एक गांव के नजदीक आ चुके हैं। तीनों की हालत खराब है। कपड़े फटे हुए, शरीर पर खून और जख्म, चेहरों पर थकावट और आंखों में सदमा। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। इनकी गाड़ी तो कभी पहुंची ही नहीं थी। एक आदमी कहता है, पुलिस को बुलाओ। पुलिस स्टेशन में तीनों से पूछताछ हो रही है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछताछ की और इन लोगों ने सारी बात बताई। वे लोग इंसान नहीं थे। उन्होंने हमें शिकार की तरह मारा। उन्हें लगता था जंगल उनका है। जैसी टेबल पर रखे नक्शे की ओर इशारा करती है। यहाँ यह इलाका जहाँ गुडवुड मिल था, उसी के पास उनका घर था। पुलिस इंस्पेक्टर मानने को तैयार नहीं होता। वहाँ तो सालों से कोई गया ही नहीं। वहाँ तो कभी कुछ था ही नहीं। उसी रात गांव के बाहर जंगल की ओर एक पुलिस की टीम रवाना होती है, इंस्पेक्टर डलास के साथ। वो लोग गुडवुड मिल के पास पहुंचते हैं। जली हुई राख, टेढ़ी मेज और कुछ हड्डियों के टुकड़े। तभी झाड़ियों से हलचल होती है। इंस्पेक्टर चिल्लाता है, कोई है? अचानक एक तीर आकर एक जवान पुलिसकर्मी की गर्दन में घुसता है। पुलिस टीम पीछे हटती है और उसी के साथ जंगल में गूंजती है एक चीखती हुई हंसी थ्री फिंगर की। गांव के मेडिकल हॉल में जेसी और एलिजा सो रही होती है। क्रिस अस्पताल के बेड पर आंखें मूंदे पड़ा होता है, लेकिन तभी खिड़की से कोई लंबी टेढ़ी परछाई अंदर झांकती है। वो है थ्री फिंगर। झुलसा हुआ चेहरा, एक आंख जल चुकी, लेकिन शरीर अब भी फुर्तीला। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। पहले एक नर्स को चुपचाप मारता है, फिर रूम में घुसने ही वाला होता है कि एलिजा की आंखें खुल जाती हैं। वो जोर से चीखती है, वह वापस आ गया है। क्रिस बेड से उठता है और पास पड़ा ग्लास तोड़कर थ्री फिंगर की ओर झपटता है। एक भीषण संघर्ष होता है। कांच, इंजेक्शन टेबल और जमीन पर खून। जेसी घायल हो जाती है, लेकिन क्रिस और एलिजा किसी तरह थ्री फिंगर को बाहर खींचकर खिड़की से धक्का देते हैं। तीनों भागते हुए जंगल की ओर निकलते हैं, क्योंकि पुलिस को दोबारा विश्वास नहीं होता और थ्री फिंगर फिर से उन्हें अकेले ढूंढ रहा है। वे एक पुरानी खदान में पहुंचते हैं, जहां सैकड़ों साल पहले लोग कोयला निकालते थे। अब सब वीरान है। अगर हमें ये सब खत्म करना है तो अब यही करना होगा, क्रिस बोलता है। थ्री फिंगर पीछा करते हुए वहां आता है। अब उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और गले में लटक रही इंसानी खाल से बना रस्सी। एक गुफा के अंदर दोनों पक्षों की लड़ाई शुरू होती है। तीर, पत्थर, कुल्हाड़ी, आग और एक एक वार के साथ जंगल गूंजता है। क्रिस एक गैस सिलेंडर खोल देता है। एलिजा उसमें आग लगाती है और थ्री फिंगर को उसकी कुल्हाड़ी समेत वहीं धक्का दे देता है। एक और विस्फोट और इस बार उसका झुलसा हुआ शरीर पूरी तरह राख हो जाता है। तीनों अब फिर से गांव लौटते हैं। पुलिस को वो गुफा दिखाई जाती है और वहां मिले सैकड़ों शवों के अवशेष। पूरे राज्य में सनसनी फैल जाती है। वेस्ट वर्जीनिया जंगलों में सालों से इंसानी शिकारी मौजूद थे। क्रिस, जेसी और एलिजा को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार मिलता है।